दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोजन एरोमेटाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों एरोमेटाइजेशन एक ज़रूरी बायोकेमिकल प्रक्रिया है जिसमें मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को एक एरोमेटाज एंजाइम्स द्वारा एस्ट्रोजन या एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एस्ट्रोजन महिलाओं का प्रमुख सेक्स हार्मोन है। हालांकि पुरुषों में एस्ट्रोजन होना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसकी संरचना टेस्टोस्टेरोन से काफ़ी कुछ मिलती जुलती होती है। हमारे शरीर में एरोमेटाज नाम के एंजाइम द्वारा टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलने की यह प्रक्रिया शरीर के विभिन्न हिस्सों में होती है, जैसे फैटी टिश्यूज़, लीवर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दिमाग, नर्वस सिस्टम और मांसपेशियाँ। एक सामान्य स्वस्थ पुरुष में एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती और यह शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती, बल्कि यह कोलेस्ट्रॉल के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो यह समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे शरीर में वाटर रिटेंशन, पुरुषों में स्तन बढ़ना, शरीर में फैट बढ़ना। इसी वजह से लोग एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए एरोमेटाज इन्हिबिटर जैसे आर्मिडिक्स, साइट्रेडिन तथा एंटी एस्ट्रोजन जैसे क्लोमिड, नोल्वाडेक्स आदि का प्रयोग जब गायनोकोमेस्टिया का डर हो या शरीर को ज़्यादा कट और डिफाइन करना हो तब करते हैं। लेकिन एस्ट्रोजन पूरी तरह से बुरा नहीं है और हमको यह भी नहीं सोचना चाहिए कि एस्ट्रोजन का कोई फ़ायदा नहीं है। असल में यह कई मामलों में फ़ायदेमंद हार्मोन है। एथलीट लंबे समय से जानते हैं कि जो स्टेरॉयड ज़्यादा एस्ट्रोजेनिक होते हैं वो मसल मास बढ़ाने में मदद करते हैं। एस्ट्रोजन सिर्फ वाटर रिटेंशन से ही वजन नहीं बढ़ाता, बल्कि यह मसल बनाने की प्रक्रिया पर सीधा असर डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में ग्लूकोज का बेहतर उपयोग होने लगता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है और एंड्रोजन रिसेप्टर्स की संख्या भी बढ़ जाती है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन और एस्ट्रोजन का आपस में क्या संबंध होता है दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। एस्ट्रोजन मांसपेशियों के टिश्यूज़ में ग्लूकोज को यूटिलाइज करके शरीर में एनाबॉलिक स्टेट यानी कि मांसपेशी बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह प्रक्रिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेस G6PD नामक एंजाइम के स्तर में बदलाव के माध्यम से होती है। यह एंजाइम मांसपेशियों की वृद्धि और रिकवरी के लिए सीधे तौर पर ग्लूकोज के उपयोग से जुड़ा होता है। G6PD पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कोशिकाओं में न्यूक्लियस एसिड और लिपिड यानी वसा के निर्माण की गति को नियंत्रित करता है, जो कि टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत आवश्यक है। मांसपेशियों को नुकसान होने के बाद जब वे रिकवरी की प्रक्रिया में होती हैं, तब G6PD का स्तर तेज़ी से बढ़ जाता है। माना जाता है कि जब शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया जो ज़रूरत पड़ने पर रिकवरी को तेज़ कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि इस रिकवरी के दौरान कोशिकाओं में उपलब्ध G6PD के स्तर से एस्ट्रोजन का सीधा संबंध होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जब टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट दिया गया तो G6PD एंजाइम का स्तर बढ़ गया और आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह बढ़ोतरी टेस्टोस्टेरोन के एस्ट्राडियोल या एस्ट्रोजन में एरोमेटाइज होने के कारण हुई, न कि उसके एंड्रोजेनिक प्रभाव के कारण। कुछ स्टीरॉयड जैसे DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, फ्लोक्सीमेस्ट्रोन का भी परीक्षण किया गया, लेकिन वे टेस्टोस्टेरोन जैसा प्रभाव नहीं दिखा सके। इसके अलावा जब एरोमेटाज इन्हिबिटर 4 हाइड्रोक्सी एंड्रोस्टेनोडियोन फोर्मेस्टेन दिया गया तो टेस्टोस्टेरोन का पॉजिटिव प्रभाव रुक गया, लेकिन जब केवल 17 बीटा एस्ट्राडियोल दिया गया तो G6PD में उतनी ही बढ़ोतरी हुई जितनी टेस्टोस्टेरोन से होती है। अंत में जब एंटी एस्ट्रोजन फ्लूटामाइड दिया गया तो भी टेस्टोस्टेरोन के सकारात्मक प्रभाव को रोका नहीं जा सका। इससे यह साबित हुआ कि यह इफ़ेक्ट एंड्रोजन रिसेप्टर से अलग है, या कहें उनसे स्वतंत्र हैं। सरल भाषा में अगर हम कहें तो एस्ट्रोजन मांसपेशियों की रिकवरी और ग्रोथ में मदद करता है। दूसरा, यह G6PD एंजाइम्स को बढ़ाकर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन में मदद करता है। तीसरा, टेस्टोस्टेरोन का यह असर असल में उसके एस्ट्रोजन में बदलने से आता है। चौथा, यह प्रभाव एंड्रोजन जो कि एक मेल हार्मोन है उससे नहीं बल्कि एस्ट्रोजन से जुड़ा है। अब हम बात करेंगे एस्ट्रोजन और GH और IGF-1 के संबंध के बारे में। एस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 के प्रोडक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। IGF-1, जिसे हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव से लीवर और शरीर के अन्य पेरिफेरल टिश्यूज़ में बनता है। IGF-1 ग्रोथ हार्मोन की एनाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे नाइट्रोजन रिटेंशन और प्रोटीन सिंथेसिस,
बढ़ाना, कोशिकाओं की वृद्धि करना। दोस्तों, इस विषय पर शुरुआती अध्ययनों में से एक में एंटी एस्ट्रोजन दवा टैमोक्सिफिन के प्रभाव को IGF-1 के लेवल पर देखा गया, जिसमें पाया गया कि यह IGF-1 को सुप्रेस कर देता है। एक और अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के GH और IGF-1 पर प्रभाव का अध्ययन किया गया और इसकी तुलना टेस्टोस्टेरोन के साथ टैमोक्सिफिन को देकर की गई। जब टैमोक्सिफिन दिया गया तो GH और IGF-1 के स्तर कम हो गए, जबकि केवल टेस्टोस्टेरोन एंथेनेट देने पर दोनों का स्तर बढ़ गया। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि प्रति सप्ताह 300 mg टेस्टोस्टेरोन एंथेनेट देने से सामान्य पुरुषों में IGF-1 का बढ़ना पाया गया। यह भी देखा गया कि इस डोज पर एंड्रोजन का स्तर बढ़ गया जो अपेक्षित था। इसकी तुलना समान मात्रा के नेंड्रोलोन डेकेनोइड को देकर की गई, लेकिन नेंड्रोलोन ने IGF-1 में वही वृद्धि नहीं दिखाई। यह परिणाम दिलचस्प है क्योंकि नेंड्रोलोन देने पर एस्ट्रोजन स्तर वास्तव में कम हो गया। एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया कि डिलेड प्यूबर्टी वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन देने से GH और IGF-1 का स्राव बढ़ गया, जबकि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो एरोमेटाज नहीं होता वह GH और IGF को कम करता पाया गया। आइए अब हम बात करते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के बारे में। यह बात भी सिद्ध की जा चुकी है कि एस्ट्रोजन कुछ टिश्यूज़ में एंड्रोजन रिसेप्टर्स की मात्रा बढ़ा सकता है। यह बात चूहों पर किए गए अध्ययनों में देखी गई जिनमें उन जानवरों पर एस्ट्रोजन के प्रभाव का अध्ययन किया गया, जिसमें उन चूहों के अंडकोश को हटाया गया था। अंडकोश को इसलिए हटाया गया ताकि प्राकृतिक एंड्रोजन उत्पादन को कम किया जा सके। इस अध्ययन के अनुसार एस्ट्रोजन देने से खासकर लेवेटर एनी मांसपेशी मिथाइलट्रिनोलोन की बाइंडिंग में 480% तक की भारी वृद्धि देखी गई, जिसका उपयोग रिसेप्टर बाइंडिंग के अध्ययन में किया जाता है। इसका संभावित कारण यह माना जाता है कि एस्ट्रोजन या तो सीधा एंड्रोजन रिसेप्टर्स के उत्पादन को बढ़ा रहा है या फिर रिसेप्टर्स के ब्रेकडाउन की गति को धीमा कर रहा है। हालांकि लेवेटर एनी मांसपेशी की वृद्धि को आमतौर पर स्टेरॉइड्स के एनाबॉलिक प्रभाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मांसपेशी है और सामान्य मांसपेशियों से अलग होती है और इसमें एंड्रोजन रिसेप्टर्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस अध्ययन में तेज संकुचन वाली स्केलेटल मांसपेशियों जैसे टिबिलियस एंटीरियर और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस पर भी एस्ट्रोजन के प्रभाव को देखा गया, लेकिन वहाँ लेवेटर एनी जैसी वृद्धि नहीं पाई गई। हालांकि शुरुआत में यह निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यह तथ्य है कि एस्ट्रोजन किसी भी ऊतक में एंड्रोजन रिसेप्टर्स की बाइंडिंग बढ़ा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है, खासतौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब हम जानते हैं कि एंड्रोजन मांसपेशी की वृद्धि पर कुछ सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो मांसपेशी के बाहर के मैकेनिज्म के द्वारा भी नियंत्रित होते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन और फटीग के बारे में। स्टीरॉयड फटीग आजकल एक आम शब्द बन गया है और यह पुरुष तथा महिला दोनों के शरीर में एस्ट्रोजन के एक महत्वपूर्ण कार्य को दर्शाता है, यानी वेकफुलनेस और मानसिक सतर्कता को बढ़ाने की इसकी क्षमता। आजकल शक्तिशाली तीसरी पीढ़ी के एरोमेटाज इन्हिबिटर की उपलब्धता के कारण बॉडी बिल्डर्स कभी कभी पहले की तुलना में एस्ट्रोजन के अधिक सुप्रेशन का अनुभव कर रहे हैं। इस सुप्रेशन के साथ अक्सर थकान भी जुड़ी रहती है। ऐसी स्थिति में एथलीट भले ही स्टेरॉयड साइकिल चला रहा हो, फिर भी वह पूरे जोश के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाता, जिससे उसके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रभाव को कभी कभी स्टेरॉयड्स लिथार्जी यानी सुस्ती भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि एस्ट्रोजन सेरोटोनिन की एक्टिविटी में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाता है। सेरोटोनिन शरीर के प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर में से एक है, जो मानसिक सतर्कता और नींद की साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर में बाधा होने से क्रोनिक थकान सिंड्रोम होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि थकान के संदर्भ में इसका कितना महत्व है। मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन की कमी भी थकान से जुड़ी हुई पाई गई है। इसी तरह आधुनिक और अधिक शक्तिशाली एरोमेटाज इन्हिबिटर जैसे एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल, एक्सेमेस्ट्रेन, फाड्रोजोल का उपयोग भी कुछ लोगों में थकान से संबंधित पाया गया है। इन बातों को अपने अगले स्टेरॉयड साइकिल बनाते समय ध्यान में रखना महत्वपूर्ण और लाभदायक हो सकता है।
हालांकि हर किसी को एस्ट्रोजन कम होने पर यह समस्या नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को होती है उनके लिए थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन इस समस्या को सुधारने में मदद कर सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि केवल नॉन एरोमेटाइजेबल स्टेरॉइड्स का उपयोग भी कभी कभी इस प्रभाव का कारण बनता है। संभवतः इसीलिए वे शरीर में प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को दबा देते हैं, जो कि पुरुषों के शरीर में एस्ट्रोजन बनने का मुख्य स्रोत है। एंटी एस्ट्रोजेंस और एथलीट्स के बारे में बात करें कि अगर मसल मास मुख्य टारगेट है तो एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने वाली दवाओं के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। स्पष्ट रूप से एंटी एस्ट्रोजेंस का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब उनकी स्पष्ट आवश्यकता हो, जैसे कि एस्ट्रोजन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स या कम से कम जो दवाएं ली जा रही हैं जिनमें एस्ट्रोजेनिक प्रभाव ना हो। गायनोकोमेस्टिया और शरीर में फैट बढ़ना स्टेरॉइड्स उपयोग करने वालों के लिए निश्चित रूप से एक अवांछनीय समस्या है, लेकिन अगर ये समस्याएं दिखाई नहीं देती हैं तो टेस्टोस्टेरोन या डायनाबोल जैसे साइकिल के कारण बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन वास्तव में मांसपेशियों के निर्माण में मदद कर सकता है या आपको अधिक ऊर्जावान बनाए रख सकता है। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसे एस्ट्रोजन से जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, वह अधिकतम मसल वृद्धि पाने के लिए एस्ट्रोजन कंट्रोल करने वाली दवाओं का उपयोग कुछ समय के लिए टाल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स की क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में कि उनका दवाओं में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।